नमस्कार, पॉलिटिकल पंचायत में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप डबास। 3 कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन कर रहे लोगों ने संसद मार्च का ऐलान किया है। दिल्ली में संसद का मानसून सत्र जारी है और इन जत्थेबंदियों ने 22 जुलाई से 13 अगस्त तक रोजाना 200 की संख्या में संसद मार्च की योजना बनाई है। इसमें शामिल संसद मार्च में शामिल होने वाले किसानों की पहचान के लिए उनके पहचान पत्र बनाए जाएंगे। जत्थेबंदियों का लीडर मार्च में शामिल होने वाले हर एक आदमी की पहचान करेगा। हर जत्थेबंदी से 5 किसान संसद मार्च में शामिल होंगे। इस बीच विपक्ष की ओर से भी 3 कृषि कानूनों को लेकर सरकार को संसद के भीतर और बाहर दोनों तरफ से घेरने की कोशिशें जारी है। हालांकि केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने सोमवार को ही सदन में दिए अपने जवाब में कहा था कि सरकार बातचीत से पीछे नहीं हट रही है। 11 दौर की बातचीत हो चुकी है और आंदोलनकारी अगर 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग छोड़कर बात करते हैं तो नतीजा बेहद सकारात्मक निकल सकता है। जी, संसद मार्च का ऐलान किया गया है। जत्थेबंदियों की ओर से कहा गया है कि सरकार जो है सुनवाई नहीं कर रही है और दिल्ली में संसद का मॉनसून सत्र चल रहा है, तो ऐसे में सरकार तक अपनी बात पहुंचाने के लिए 3 कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग को लेकर ये लोग संसद मार्च करेंगे। लेकिन इसको लेकर सवाल भी कई तरह के उठ रहे हैं। सरकार कह रही है कि बातचीत से कभी वो पीछे हटे ही नहीं है और ना ही कभी हटने की बात कही है। किसान अपनी जिद पर अड़े हुए हैं, आंदोलनकारी अपनी जिद पर अड़े हुए हैं। एक धड़ा इन कृषि कानूनों को किसानों के हित में बताता है तो कुछ लोग आंदोलन कर रहे हैं और उनका कहना है कि इन कृषि कानूनों से किसानों को नुकसान ही होगा। हालांकि इस पूरे प्रकरण में पॉलिटिकल एंगल भी देखा जाता रहा है या आरोप लगते रहे हैं दोनों तरफ से। एक तरफ से कहा गया कि यह पूरी तरह पॉलिटिकल मोटिवेटेड है, मतलब विपक्षी दलों की ओर से उकसाया गया ये पूरा आंदोलन है, जबकि आंदोलनकारियों की ओर से कई बार ऐसे बयान आए हैं जिससे इन आरोपों को जो है बल मिलता दिखा है। उनकी ओर से कहा गया कि क्यों ना इलेक्शन में उतरा जाए। उनकी ओर से अलग अलग मुद्दे भी उठाए गए, लेकिन ये सब एक अलग चीज है। अब जो है कृषि कानूनों की वापसी की मांग को लेकर संसद मार्च का एक ऐलान किया गया है। इसमें कई सारे एंगल भी निकल कर आ रहे हैं, कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली में अगर संसद मार्च किया जाता है तो क्या गारंटी है कि 26 जनवरी जैसा माहौल दोबारा से ना बने। इस बात की जिम्मेदारी कौन लेगा? पुलिस के और आंदोलनकारियों के बीच में जो बैठकें हुई हैं उसमें भी जो है सरासर नकार दिया गया। उसके बावजूद इस तरह की चीजें करने का या इस तरह के मार्च करने का फैसला लिया गया है। गंभीर एक विषय है जिस पे आज हम चर्चा करेंगे। आंदोलनकारियों का कहना है कि सरकार 7 महीने से उनकी बात नहीं सुन रही है। इनका कहना है कि ये 3 कृषि कानून जो बनाए गए हैं इससे उनके हितों का हनन होता है। एमएसपी खत्म हो जाएगी, मंडियां खत्म हो जाएंगी और कोई भी व्यापारी कितना भी स्टॉक कर सकता है, इससे महंगाई भी बढ़ेगी। साथ ही आंदोलनकारियों का कहना है कि अगर ये कानून लागू होते हैं तो किसानों की जमीन जी, आज इसी पे हमारा विषय है चर्चा का। तो विजेंद्र नेहरा साहब भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुरेश रोड साहब हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ गए हैं। स्वामी इंद्र जी हमारे साथ आंदोलनकारियों के नेता हैं, वो जुड़ चुके हैं। मेरा पहला सवाल स्वामी जी आपसे है। जब सरकार ने कहा है कि बातचीत के लिए तैयार है, फिर संसद मार्ग की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई? भरोसा। देखिए प्रदीप जी, आपको मालूम है जी बोलिए। देखिए 22 जनवरी से लेके अब तक किसान सरकार पे भरोसा ही बैठा हुआ है कि सरकार वार्ता करेगी। पर आप देखिए प्रधानमंत्री बोलते कि 1 की दूरी पे हूँ, और वही प्रधानमंत्री देखिए पूरी दुनिया घूम लेते हैं। बंगाल का 5 राज्यों का इलेक्शन कर लेते हैं। इसके बाद अब समीक्षा भी की, अब वो बनारस भी जाकर आए हैं। तमाम ऐसी बातें निकल कर आई कि प्रधानमंत्री
बातें तो बड़ी बड़ी करते हैं, पर किसानों से बात करना चाहते, क्यों नहीं चाहते? क्योंकि उनके जो कॉर्पोरेट सेक्टर मित्र हैं, वो नहीं चाहते कि देश के अंदर न्याय व्यवस्था बनी रहे, जिसकी आम वंचित किसान को इसका अधिकार मिले। ये अधिकारों का हनन है। आप देखिए, मैं पूछना चाहता हूँ, मेरा बड़े सुलझे हुए प्रवक्ता है बीजेपी के, वो बताएं, अगर मान ली आपका एक पड़ोसी है, अगर वो आपसे झगड़ा करता है, उसको न्यायपालिका में जाने का अधिकार है, पर आप न्यायपालिका में जाने का अधिकार नहीं है, आप अपने न्यायपालिका में जाके नहीं कर सकते, तो क्या आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं है? क्या ये संविधान के साथ एक बड़ी छेड़छाड़ नहीं है? क्या संविधान की अवमानना नहीं है? ये तमाम ऐसी बातें हैं, सरकार को समझना चाहिए इतना धोखा क्यों किया जाता है। ऐसा कौन सा लालच, ऐसा कौन सा जो सरकार की नहीं बिगड़ी, किसान की आमदनी के ऊपर डाका डाला जा रहा है। एमएसपी के ऊपर खेत की गारंटी की बात किसान बोलता है कि मैं मेहनत करता हूं, मैं काम करता हूं, मुझे मेरे वेजेस निर्धारित कर दीजिए सरकार, एक कानून ला दीजिए। जब एक व्यापारी को आप एमआरपी दे सकते हैं, मैक्सिमम रिटेल प्राइस दे सकते हैं, हम आपसे तो मिनिमम जो है मांग रहे हैं, मैक्सिमम तो हमने आपसे मांगा नहीं, कि मेहनत है। आप देख लीजिए, स्वामीनाथन की रिपोर्ट देख लीजिए, C2 का 50 का फार्मूला देख लीजिए। अभी आपने कहा कि हम देते हैं, आपने कब दिया किसान को? अगर आप वास्तव में स्वामीनाथन रिपोर्ट देना चाहते हैं, तो नहीं एमएसपी के ऊपर आप खरीद की गारंटी की योजना लेके आए सरकार, तो कानून जमा करके, और सरकार ने पूर्व में दीजिए किसानों से कहा था कि हम बिजली का जो अमेंडमेंट बिल है उसको हमने खत्म कर दिया, हम नहीं इसको लागू करेंगे। हमने सरकार किसानों की दो बातें मान ली। हमने पराली के ऊपर जो किसानों के ऊपर उत्पीड़न था होगा कानून द्वारा, उसको हमने रोक दिया है। तो आज संसद के चर्चा करने के फिर आ गए हैं। इस मानसून सत्र के अंदर देखिए, पिछली वार्ता जो 11 दिन की वार्ता हुई, उस वार्ता के अंदर सरकार ने माना था कि हम ऐसा कोई विधेयक, ऐसा कोई भी कानून जिसमें संशोधन हुआ है उसको नहीं लेके आएंगे जो किसान। लेकिन स्वामी इंद्र जी, हमारे साथ प्रदीप मथाना जी भी मौजूद है, किसान नेता हैं वो भी। आप जिन कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, जिसको लेके 7 महीने से आप आंदोलन चला रहे हैं, उसके समर्थन में भी लोग हैं। उनका कहना है कि सरकार जो ये बिल लेकर आई है, जो ये कानून बनाए गए हैं, ये किसानों के हित में एक क्रांतिकारी कदम है। प्रदीप जी। हाँ जी, हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ, आ रही है जी, आ रही है। प्रदीप मथाना जी, 7 हाँ जी, महीने से अलग अलग राज्यों से किसान बैठे हैं धरनों पर, दिल्ली की सीमाओं पर। आपका कहना है कि ये तीनों कानून जो हैं किसानों के हक में है, और स्वामी इंद्र जी कह रहे हैं कि सरकार सुन नहीं रही है। सर पहले तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं प्रवीण मथाना है मेरा नाम। जी जी जी। भारतीय किसान प्रदेश महासचिव, गुणी प्रकाश का प्रदेश महासचिव हूँ। मेरा एक कहना है कि जो ये 3 कृषि कानून है, ये हम सिर्फ सरकार के पक्ष की बात नहीं कर रहे हैं। 1993 से लेके शरद जोशी और माननीय भूपेंद्र सिंह मान जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उनकी हमेशा से ये मांग रही है कि किसान फसल पैदा करना तो सीख गया, लेकिन उसको बेचना नहीं सीखा। भाई हमारे को खुली बाजार व्यवस्था लागू की जाए, ताकि किसान इन आड़तियों से, साहूकारों के चुंगल से निकल के कहीं भी अपनी फसल को, अपनी चीज को बेच सकता है। उसको मॉडिफाई करके उस फसल को, जैसे चने का बेसन बनाना, मैदे का सूजी बनाना, इस प्रकार यह व्यवस्था आज तक सरकार ने लागू नहीं की। और अब बीजेपी सरकार ने जब इसको लागू किया तो हमने उसका समर्थन किया। ये किसान हित में है, किसान की प्रगति का रास्ता खोलने वाले कानून है। लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है, जो राजनीति करने वाले लोग हैं, जो लोग चुनाव लड़के एमएलए बनना चाहते हैं, गुरनाम सिंह चुड़ूनी, राकेश टिकैत जैसे तथाकथित किसान नेता जो सांसद बनना चाहते हैं, उन लोगों ने इसको किसानों को, बोले बाले किसानों को बरगला के दिल्ली बॉर्डर पे बैठा दिया और आज 500 किसानों की बलि ले ली, क्योंकि ये इनको पीछे से कहीं कांग्रेस पार्टी इनको सपोर्ट कर रही है, कहीं जो अपना पाकिस्तान या अपना खालिस्तान की मांग कर रहे हैं लोग, वो लोग इनको पीछे से चंदा दे रहे हैं। और ये अपनी राजनीति चमकाने के अलावा, धन इकट्ठा करने के अलावा इनका कोई कार्य नहीं है।
इसीलिए हम तो इनको किसान ही नहीं मानते, ये सब सिर्फ विपक्ष पार्टियों के हाथों में खेलने वाले लोग हैं। मैं आऊंगा बाकी वक्ताओं के पास। मैं स्वामी इंद्र जी, अभी तक तो ये कहा जाता था कि सरकार की ओर से आप लोग किसान नहीं, अब तो किसानों की ओर से कह दिया गया कि आप लोग किसान नहीं है। देखिए, सरकार की जो ये बी टीम है, आप देख रहे होंगे जब से ये लोग आए हैं और ये लगातार क्या कर रहे हैं, उकसाने का काम कर रहे हैं किसानों को, कि किसान उकसाए। आप ये बताइए, ये इन्होंने जितने भी अब आंदोलन हुए हैं उनका कितना योगदान है? क्या उनके पास कोई ऐसा परफॉर्मा है जो सरकार की जो इनको नीतियां को मालूम हो, वो बताएं कि किस नीति के तहत ये किसान को फायदा होने जा रहा है? मैं सीधा सीधा प्रवीण मथाना जी से पूछना चाहता हूँ, मेरे अच्छे मित्र हैं। प्रवीण मथाना जी, आप मुझे बताइए, ये कानून किसान को न्यायपालिका में जाने का अधिकार नहीं देता। एसडीएम और डीसी के ही दरबार में रहकर किसान रह जाएगा, उसका वही निपटारा कर दिया जाएगा। क्या आप समझते हैं कि जब एक भारत के तमाम नागरिकों को न्यायपालिका में जाने का अधिकार होगा, तो सिर्फ एक आपको किसान होने की सजा दी जाएगी कि आप किसान हैं इसलिए आप न्यायपालिका में जा सकते? तो क्या कहां तक सही है? मैं आ रहा हूं विजेंद्र नेहरा जी, आप ही के पास आऊंगा। उससे पहले मैं अनुरोध करूंगा कि प्रदीप जी का नाम प्रवीण कर दिया जाए, मथाना साहब का। विजेंद्र नेहरा साहब, ऐसी नौबत ही क्यों आई कि संसद मार्च निकालना पड़ रहा है? इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर 26 जनवरी जैसा कोई माहौल बना तो सरकार को बातचीत के लिए आगे आना चाहिए था, सरकार को तैयारियां करनी चाहिए थी कि भाई ऐसा माहौल ना बने। जहां पर मेरे संज्ञान में विषय है, आपको आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। जहां तक मेरे संज्ञान में है, मुझे लगता है दिल्ली पुलिस ने संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता है तो संसद का जो मांग कर रहा है, इसके बाहर धरना प्रदर्शन करने की परमिशन नहीं दी है। सरकार ने अपना काम किया है, प्रशासन ने अपना काम किया है, क्योंकि 26 जनवरी का पुराना अनुभव है वो बड़ा कड़वा रहा है। उसमें बड़े बड़े दावे इन लोगों ने किए कि हमारे 5,000 10,000 वॉलंटियर रास्ते में खड़े रहेंगे, का उपद्रव नहीं होगा, ये हमारी जिम्मेदारी है। और इन्होंने 50 से अधिक उनको मांग करके 26 जनवरी की इन्होंने परेड की परमिशन दी, परेड इन्होंने निकाला। किस तरह का उपद्रव हुआ वो सबने देखा, और उसके बाद प्रदीप जी जो उपद्रव हुआ उसकी जिम्मेदारी लेने से ये भाग गए, इन्होंने उसकी जिम्मेदारी नहीं ली। और जहां तक प्रदीप जी इनके संगठनों की बात है, आज देश भर के अंदर जो 600 से अधिक किसान संगठन काम करते हैं, उसमें से ज्यादातर जो किसान संगठन है वो इन कृषि कानूनों के पक्ष में है। लेकिन मेरे मित्र जो यहाँ पे बैठे हैं, वो जो किसान समर्थन में होते हैं कृषि कानूनों के, उन पे सवाल उठा देते हैं। जबकि मैं उनसे पूछना चाहूंगा, वो भी भारतीय किसान यूनियन लगाते हैं और दूसरे वाले जो है वो भी भारतीय किसान यूनियन लगाते हैं। 100 से ज्यादा किसान संगठन तो ऐसे हैं इस देश के अंदर जो भारतीय किसान यूनियन का नाम लेते हैं और पीछे चुपचाप अपना नाम छोटा सा चेप देते हैं। भारतीय किसान यूनियन चढ़ूनी, भारतीय किसान यूनियन फलाना, भारतीय किसान यूनियन ढेका। अरे भैया, आप भारतीय किसान यूनियन को बदनाम कर रहे हो। भारतीय किसान यूनियन किसी समय बाबा महेंद्र सिंह टिकैत जी के नेतृत्व में चलती थी। उस समय नेता भी एक था, नीति भी एक थी और नियत भी साफ थी किसानों का भला करने की। आज तो ना नीति है, ना नेता है, ना नियत है। अब पता ही नहीं है इनमें से नेता कौन है। इतनी हड़बड़ी में, इतनी जल्दी में है प्रदीप जी नेता बनने की, चुनाव लड़ने की। नहीं, उसके लिए तो संयुक्त मोर्चा बना रखा है। उसके लिए तो विजेंद्र जी संयुक्त मोर्चा बना रखा है। कोशिश अगर की जाती तो 22 जनवरी को आखिरी बातचीत हुई थी। आज हम जब बात कर रहे हैं, जुलाई बीत चुकी है। सर आप बताइए, जुलाई बीतने को है, 7 महीने हो चुके हैं इन लोगों को बैठे हुए वहां पर। प्रदीप जी, शुरू में जब ये लेके चले थे इस अभियान को, इन्होंने सिर्फ एक ही मांग रखी थी कि हमें एमएसपी की लिखित में गारंटी दे दीजिए। आपको जान करके खुशी होगी प्रदीप जी, हम बहुत लंबे समय से इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं कि 5 दिसंबर 2020 को, आज अभी बैठे बैठे स्वामी जी फिर से उन्हीं बातों को दोहरा रहे हैं। इससे पता चलता है उनको कितना कम ज्ञान है और वो अपडेट होकर नहीं आते हैं। स्वामी जी, 5 दिसंबर 2020 को, मेरे को आपको 1 साल हो चुका है इस डिबेट में आते आते, 5 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने लिखित प्रस्ताव किसान संगठन के नेताओं के बीच में भेजा था। उसमें क्या लिखा था? पहली कंडीशन ये थी कि एमएसपी की गारंटी लिखित में आपको हम देने के लिए तैयार हैं। दूसरी गारंटी ये दी थी उसमें कि एसडीएम के साथ साथ आपको लिखित में देने के लिए तैयार थे, कानून बनाने का एमएसपी पे कानून बनाने पे तैयार नहीं थे। यहीं पे बात रुकी थी आपकी। प्रदीप जी मुझे बताइए, क्या 70 साल में कांग्रेस पार्टी ने कभी एमएसपी का कानून बनाया? क्या इन्होंने कभी मांग करी? क्या लिखित में हम जो दे रहे हैं, क्या उससे बड़ी कोई बात? वर्तमान से ज्यादा इतिहास याद आता है आप लोगों को। मैं कांग्रेस से ही कर लेता हूं बात। 2 आरोप लगे हैं सर सुरेश रोड साहब। पहला आरोप यह लगा है कि आप लोग उकसा रहे हैं, प्रवीण मथाना ने भी कहा,
और बीजेपी की ओर से कहा गया कि 70 साल में क्या किया आप लोगों ने, बताइए। बीजेपी के साथी को बताना चाहता हूं कि 70 साल में कांग्रेस के समय में बासमती जीरी जज में गई है। अरे एमएसपी का लिखित में कानून क्यों नहीं बनाया? किए हैं पूछिए एमएसपी का लिखित में कानून क्यों नहीं बनाया? एमएसपी से ज्यादा रेट हम किसानों को देते रहे हैं। हमें ये पता नहीं था कि नरेंद्र मोदी बका के राज में आ जाएगा। न किसानों को पता था, न जनता को पता था, न कांग्रेस को पता था। और एक बात और बता देता हूँ, क्या रेट था आपके समय? सुनिए भैया, सुनिए प्रदीप जी, काउंटर सवाल है मेरा। प्रदीप जी काउंटर सवाल है। प्रदीप जी पहले जवाब लेते, फिर आपका सवाल पूछे। पहले सुरेश रोड साहब को एक जवाब ले लेते हैं। सुनिए सुरेश जी, आप बड़े बुद्धिमान व्यक्ति हैं। बाजरे का रेट बताइए अपने समय में क्या था? सरसों का रेट बताइए अपने समय में क्या था? कपास का रेट बताइए। चलिए बताइए, पोल खोलता हूँ आपकी मैं। बताइए क्या रेट था भैया? अरे बताइए ना भैया क्या रेट था? अरे बाजरे, सरसों और कपास का रेट बता दीजिए। धान का, गेहूं का रेट बता दीजिए। क्या रेट था आपके समय में? पूछिए, रेट नहीं पता बताइए। ये डिबेट करने के लिए उनको रेट नहीं पता। सुरेश जी और वीरेंद्र जी को लीजिए आमने सामने। सुरेश जी और वीरेंद्र जी को लीजिए आमने सामने। प्रदीप जी सुनिए, ये मैं 30 सेकंड में सबमिट करता हूँ। प्रदीप जी इनके समय में रेट था। अरे प्रदीप सुन लीजिए भैया, आपके समय में अरे सुनिए एक मिनट, वीरेंद्र जी जवाब तो लेने दीजिए ना। बेइज्जती किस बात की? आपसे जवाब मांगा है। आप सुरेश जी जवाब तो दीजिए ना। अरे रेट बता दीजिए भैया। अरे मैं सुरेश जी को कह रहा हूँ, सुरेश जी जवाब तो दीजिए, रेट बताइए। देखिए, सबसे पहले जो बीजेपी का आरोप है हमारे ऊपर, हमारे एमएसपी जो आप आज मांग रहे हैं ना, उससे ज्यादा रेट कांग्रेस के 70 साल में किसानों को हर फसल का दिया गया है। बता दीजिए भैया किस रेट में था? आप सुन तो लीजिए, विजेंद्र नेहरा साहब सुन तो लीजिए। वो रोड साहब जवाब दे रहे हैं, सुन तो लीजिए। मुझे सवाल का जवाब दीजिए। मुझे फिर संदीप गोयल जी के पास भी जाना है। रोड साहब बोलिए, रोड साहब बोलिए, बोलिए एक भी फसल का दाम बता दो आप। देखिए, बाजरे का, कपास बोलिए रोड साहब। अरे नेहरा साहब बोलने दीजिए, आपकी बारी में कोई नहीं बोला था, बोलने दीजिए। बताइए कि अच्छी छवि बन रही है, जैसे बोल रहे हैं ना, अच्छी बात है। इन पे कहने को कोई बात नहीं है ना, सुनने के समय में ये शोर मचाने लग जाते हैं। मैं ये बता रहा हूँ कि जो एमएसपी आज हिंदुस्तान का किसान मांग रहा है ना मोदी सरकार से, उससे ज्यादा रेट हमने हर फसल के दिए हैं। अरे और दूसरी बात, एक बात ये बार बार बोल रहे हैं, एक बात ये बोल रहे हैं कि हमने लिख के दे दिया एमएसपी का। अरे कानून क्यों नहीं बना देते? और संगठनों की शुभ किसान मोर्चे की हमेशा एक बड़ी मांग रही है, कृषि कानून, जो इस कड़ी सरकार ने बता दो। मैं डिबेट से हट जाता हूँ। आप प्लीज अपने, आप नेहरा साहब एक बात का जवाब दीजिए। लगातार 2 दिन से, लगातार नेहरा साहब लगातार 2 दिन से एक बात उठ रही है, आप एमएसपी करते, आप एमएसपी देते, आप ये लगातार कर रहे हैं। आप ये बताइए कि गेहूं का जो लागत मूल्य है आप 980 रुपए तय करते हैं, वो किस आधार पर तय करते हैं? आप 1975 रुपए आप उसका एमएसपी देने की बात करते हैं, लेकिन आप उसका 980 रुपए 960 रुपए किस आधार पे आप उसका लागत मूल्य तय करते हैं? ये भी बता दीजिए सर। मैं बता देता हूँ प्रदीप जी। हाँ। किसान का बेटा हूँ, गांव में रहता हूँ, खेती करता हूँ। हर विषय ये नहीं है। सुनिए मैं बता देता हूँ विषय में बात कीजिए भैया, सुन लीजिए सुरेश जी, बता रहा हूँ कीजिए। प्रदीप जी। किसानों की मांग की बात कीजिए, ये विषय नहीं है। चुप करिए पहले। प्रदीप जी, 1 क्विंटल चाहे वो गेहूं है चाहे वो धान है, जो उसके ऊपर लागत आती है हम उसके अनुसार में तय करते हैं। आज की डेट में गेहूं का एमएसपी 1975 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से। और मैं बताऊं, इनके जो सरकार थी 1300 रुपए का रेट था, हमने कर दिया 1975। उन बातों में 7 साल हो गए। मैं गोयल साहब के पास जा रहा हूँ। गोयल साहब सुनिए, सुन तो लीजिए 30 सेकंड के लिए। इनके समय में बाजरे का रेट था 1250। मुझे गोयल साहब को भी टाइम देना। सरसों का रेट गोयल साहब 3000। आपकी पार्टी के नेता आज गए हैं, धरना स्थलों पे भी गए हैं और आंदोलनकारियों से बातचीत भी की है। क्या लगता है आपको, जिस तरह के आरोप लग रहे हैं कि ये लोग किसान ही नहीं है, फिर आप क्यों समर्थन कर रहे हैं अगर ये लोग किसान नहीं है? शहबाज साहब देखिए, अगर चौधरी देवीलाल जी का परिवार ही किसान नहीं है तो बड़ा ही अचरज और अचंभा होता है ऐसे लोगों के आरोपों पर, जिनकी 4-4 पीढ़ियां, जिनके खुद के बेटे, जिनके पोते, जिनके पड़पोते और पड़पोतों की घरवाली किसानों की सेवा के लिए ठिकरी बॉर्डर पे, सिंगू बॉर्डर पे हर सुविधा प्रदान कर रहे हैं किसानों के लिए, और उनके लिए ट्रैक्टर यात्राएं निकाली
उनके लिए धरने दिए, उनके लिए और क्या करें, एकमात्र हमारे पास सीट थी वो हमने किसानों के लिए कुर्बान कर दी। इससे ज्यादा कुर्बानी अगर किसान हमसे और तो हम और कुर्बानी करने को भी तैयार हैं, लेकिन आरोप लगाने वाले एक बार अपनी तरफ से तो कुछ करके दिखाएं कि हम किसान हितैषी, हमने किसानों के लिए ये नहीं किया। मैं कह जाता हूं विषय आज ये नहीं था, विषय अब आज बात करते हैं किसानों की मांगों की। और 22 तारीख से लगातार 200 किसानों को धरना देने की परमिशन मिलनी, संसद में जाने की। तो एक बात दबाज साहब बड़ी क्लियर हो चुकी है कि किसानों का ये जो मूवमेंट है, ये आंदोलन है, ये एंटी नेशनल नहीं है, ये एक राष्ट्रीय आंदोलन है। अगर एंटी नेशनल होता तो परमिशन नहीं मिलती, जिस प्रकार अगर राष्ट्रीय अपमान होता तो इजाजत नहीं मिलती। तो ये एक प्रकार से राष्ट्रीय सम्मान के तौर पर मैं मानता हूं किसानों की एक मोरल जीत है आज इस प्रकार की परमिशन उन्हें 200 किसानों को संसद घेराव की मिली है। बात आई, कुछ साथी शायद इस प्रकार की भाषा बोल रहे थे कि किसान को बाहर बेचने की आजादी मिलेगी। मैं पूछना चाहूंगा उस साथी भाई से, अगर इतना ज्ञान रखते हैं तो 8 मुख्य फसलें हैं, अगर हरियाणा से बाहर बेचनी पड़ जाए किसान को तो हरियाणा में जो दाम मिल रहा है क्या वो उस किसान को वो दाम मिल पाएगा? जिसमें धान है, धान 1,000 रुपए 900 रुपए क्विंटल बिहार में बिकता है, उनका बुरा हाल है। क्या हरियाणा का किसान बिहार जाके 900 रुपए में धान बेच के आएगा? क्या वो मक्का बाहर बेच के आएगा? क्या बाजरा बाहर बेच के आएगा? क्या गेहूं बाहर बेच के आएगा? क्या चना बाहर बेच के आएगा? क्या सूरजमुखी बाहर बेच के आएगा? क्या इन किसानों को बाहर की फसलें वो दाम मिल पाएंगे? इसीलिए इन किसान संगठनों की एक जायज और वाजिब मांग है कि एमएसपी उन्हें मिलनी चाहिए, क्योंकि एमएसपी मिलने के बाद गारंटी दो, कानून बनाओ, फिर उसको आजादी दो। कहीं लेकिन सवाल तो स्वामी इंद्र जी बड़ा है कि 200 लोग भी जाएंगे, 200 लोगों की संख्या कम नहीं होती है। कैसे आप अश्योर करेंगे दिल्ली के लोगों को, सरकार को, कि 26 जनवरी नहीं दोहराई जाएगी? करने वाला मार्च है और पूर्व में भी भारतीय किसान यूनियन द्वारा मार्च जो किए गए शांतिपूर्ण तरीके से किए गए। आप देखिए जितने भी हमारे लोग गए दिल्ली के अंदर या दिल्ली की सीमाओं पर, हमने जो भी आंदोलन किया वो शांतिपूर्ण तरीके वापस में आए हैं। और ऐसे में अगर सरकार हमारे पर प्रश्न उठा रही है तो इसमें लगता है कि सरकार की कहीं ना कहीं मंशा इस आंदोलन को लेकर नकारात्मक है। सरकार नहीं चाहती किसानों की बात दुनिया सुने, दिल्ली के लोग समझे। आप देख रहे हैं दिल्ली के लोग चलकर इस आंदोलन में आते हैं, समझते हैं, और कई यूनिवर्सिटियों ने इसका शोध का विषय तक बना लिया कि ये आंदोलन आखिरकार लगभग 8 महीने से दिल्ली की तहरीक पर क्यों हो रहा है। विदेशों से बड़े बड़े पत्रकार आते हैं, जर्नलिस्ट आते हैं, इस बात को समझते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं इस बात के ऊपर सरकार की बहुत बड़ी किरकिरी हो रही है। सरकार को समझना चाहिए कि जब एक आदमी को जो नहीं चाहिए उसे आप जबरन क्यों थोपना चाहते हैं। और यही कारण है कि हमने इस आंदोलन को 26 जनवरी को शिक्षा लेकर ही किसानों ने ये तय किया है कि हम, लेकिन ये बात तो स्वामी इंद्र जी आप कह रहे हैं कि नहीं चाहिए, किसानों का कहना है, लेकिन किसान तो आपके साथ में ही बैठे हुए हैं। प्रवीण मथाना साहब कह रहे हैं कि इसी कानूनों की वजह से जो है प्रगति के रास्ते खुलेंगे देश के और प्रदेश के किसानों के लिए। प्रवीण जी, मैं तभी मैं कह रहा हूँ कि अगर ये कानून में कम होता तो स्वामी जी एक मिनट, आज ये कानून सरकार है, सरकार ने यही है, ये कानून में कहीं ना कहीं मेरा एक कहना है, मेरी एक बात कहने की है भाई। आप जैसे सुरेश रोड जी और नारा जी एक बात कर रहे थे, मेरे राज्य में ये रेट मिला फसलों का मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस, हमारे राज्य में ये मिला। यही दुर्भाग्य की बात है। मैं यही बात स्पष्ट करना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से कि जितनी भी राजनीतिक पार्टियां की सत्ता आई उन्होंने किसानों के नाम पे राजनीति करी, और जो ये रेट तय हुए ये कभी भी किसान हित में रेट नहीं इन्होंने तय किए, चाहे वो बीजेपी है या कांग्रेस है या कोई दूसरा दल था। इन्होंने रेट तय किए उपभोक्ता हित में। भाई हम गरीब आदमियों को किस रेट में उसको अनाज दे सकते हैं और कैसे वोट ले सकते हैं, क्योंकि आप आज भी आंकड़ा निकाल के देख लो भाई हमारी फसलों का जो मिनिमम सपोर्ट्स प्राइस है, भाई कितना हमारा खर्चा उस पे हुआ, कितनी लागत, कितना जमीन का ठेका, कितना बिजली का बिल, कितना डीजल, उस सारे को जोड़ के तो आज भी 3200 रुपए क्विंटल होना चाहिए गेहूं का रेट। लेकिन दुर्भाग्य की बात है 2000 रुपए भी क्विंटल नहीं है। इसीलिए हमारी मांग थी शुरू से भाई हमारे को खुला बाजार नीति लागू करनी, आप लागू करें ताकि यहाँ व्यापारी आए और उस व्यापारी को स्टॉक करने की, उस व्यापारी को निर्यात करने की आप इजाजत दे।
उस जब बाजार में कंपटीशन होगा, अंतरराष्ट्रीय स्तर पे मूल्य का भाव तय होंगे, सभी किसान का उद्धार हो सकता है। ये हमारी मांग थी। लेकिन दुर्भाग्य की बात क्या है, आप वहां जो ये स्वामी इंदर जी हमारे साथी बैठे हैं, ये कह रहे हैं अभी हम 26 जनवरी की बात नहीं दोहराएंगे। इनके हाथ में कोई बात नहीं है। वहां लाल झंडे वाले लोग बैठे हैं, ये 370 धारा की बात कर रहे हैं, ये खालिस्तान की बात कर रहे हैं। किसान संगठन का सबसे पहला जब संविधान बना था 1978 में, शरद जोशी जी थे, उसमें बाबा महेंद्र प्रकाश थे, भूपेंद्र मान थे। उस टाइम तो इस बात का चुनाव नहीं लड़े। एक धड़ा कह रहा है कि दिल्ली मार्च करेगा, दूसरा धड़ा कह रहा है कि हिंसा नहीं होगी। ये कैसे मान ली जाए? आपके हाथ में तो आंदोलन ही नहीं है। देखिए, जो संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला ले रहा है वो सोच समझ कर लिया जा रहा है। संवैधानिक तरीके से हम आंदोलन लड़ रहे हैं, महात्मा गांधी के द्वारा बताए गए मार्ग पे हम आंदोलन लड़ रहे हैं। और ये भारत की जो पृष्ठभूमि है इस आंदोलन से जुड़ी हुई है। और आपको पता होगा, देश की आजादी में 95% से अधिक किसानों ने अपने प्राणों की आहुति दी है। वो धरती पुत्र जिन्होंने देश को आजाद कराने के लिए अपने प्राणों को निछावर किया हो, वो किस प्रकार से देश के खिलाफ अपना आंदोलन ले जा सकते हैं। आखिरी 40 सेकंड है मेरे पास, 10 सेकंड आपके पास है। गोयल साहब, आखिरी प्रतिक्रिया। आपके नेता लगातार समर्थन कर रहे हैं, लेकिन एक धड़ा कह रहा है कि इससे कुछ नहीं होगा, और एक धड़ा कह रहा है कि किसानों के दिन बदल जाएंगे। क्या उसमें स्वामी इंदर जी उस बात से सहमत है? ऐसे में कैसे समर्थन को निष्कासित कर दिया, क्या स्वामी इंदर उससे सहमत है? ठीक फैसला किया। एक टिप्पणी आपसे, मैं आ रहा हूँ सबके पास। गोयल साहब, एक टिप्पणी आपसे आखिरी में। और कांग्रेस के प्रवक्ता डिबेट, नारा साहब सुन लीजिए, मैं आप ही के पास आऊंगा। सुनिए। शहबाज साहब, देखिए जिस प्रकार से इनको निमंत्रण मिला है किसान साथियों को, तो देखो सरकार के आंख और कान के नीचे किसान पहुंच के, लेकिन सरकार का बहाना कि एक फोन कॉल दूर है, हम फोन कॉल करें तो हम तैयार है। सरकार के कान और आंख के नीचे किसान आज पहुंच चुके हैं। सरकार को एक जिम्मेवारी निभाते हुए इन संगठनों से बात करनी चाहिए और इनकी जायज मांगों को मानना चाहिए, क्योंकि ये 3 काले कानूनों में एक कानून आवश्यक वस्तु अधिनियम का आपने खुद भी ध्यान दिया होगा, गौर फरमाया होगा, 2 या 3 दिन पहले सरकार ने खुद माना कि स्टॉक करने और होर्डिंग करने की नीति के कारण जो हमारे देश में दालें और तेलों का भाव बढ़ा है, उसके ऊपर रोक लगाने के लिए उन्हें एक प्रकार से एडमिट किया। एक धड़ा कह रहा है कि किसानों की काया पलट हो जाएगी, दूसरा धड़ा कह रहा है किसान कंगाल हो जाएंगे। उनके नेता में पूंजी से गुणाम कांग्रेस के टाइम में अगर कब एमएसपी को लेकर कोई आंदोलन किया हो तो मुझे बता दो। तो सरकार ने खुद इसका मतलब जब बीजेपी के साथ गलत बोलते हैं, अपने तो गुणी प्रकाश जी तो धड़ा है ना, ये हुक्का साहब की जो सरकार थी, ये अमित शाह खुश रहे हैं उसमें 5 साल में कोई आंदोलन किया। और स्वामी जी, एक भरोसा दिलवाएंगे दिल्ली के लोगों को कि किसी तरह की कोई अप्रिय घटना नहीं देखने को मिलेगी 26 जनवरी की तरह? बिल्कुल संयुक्त किसान मोर्चा ने पूरी जवाबदारी के साथ बात को तय किया। और ये आप देख रहे हैं कि चरणबद्ध तरीके से हम 200 आदमी का जो डेलीगेशन, 5 प्रमुख आदमी जो किसान नेता होंगे, जो अलग अलग संगठन के प्रमुख होंगे, वो इस आंदोलन को दिल्ली की ओर लेके जाएंगे। पूरी जिम्मेदारी के साथ ये आंदोलन तय किया गया है और किसान अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ रहा है। कोई ये अपना कोई घरेलू मामला नहीं जो सुल्तानी। नारा साहब, 10 सेकंड आपके पास है। क्या इसका हल भी निकालने की सरकार सोच रही है? बस आरोप लगते रहेंगे और एक धड़ा और खड़ा हो जाएगा इसी तरह सरकार के समर्थन में? प्रदीप जी, मेरा ये कहना है, ये कानून बिल्कुल किसान हित में है। अगर सरकार ने इस कानूनों को वापस लेने की दबाव में कोशिश करी तो हम इससे भी बड़ा आंदोलन करेंगे। और दूसरी बात मेरी ये है भाई, जो ये अपने परवीन मथाना ने कहा है कि अगर सरकार ने वापस लेने की एक धमकी और सरकार को मिल गई, एक धड़ा कह रहा है कि वापस लो, दूसरे ने कहा है कि अगर वापस लेने की कोशिश की तो इससे ही बड़ा आंदोलन होगा। देखते हैं किसानों के हितों के लिए कितने प्रयास किए जाते हैं। धन्यवाद।